मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। माधवी अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, संजय चक्रवर्ती, नेता टीएमसी, अकुश श्रीवास्तव, संपादक नवोदय टाइम्स, प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, और राम अग्रवाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का और सभी दर्शकों का दिल खोलकर मैं स्वागत करता हूं आप आज के इस डिबेट में। सबसे पहले मैं टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी के पास जा रहा हूं। संजय जी, क्या ममता बनर्जी सीजन्ड पॉलिटिक्स है? क्या उनको पता लग गया है कि 4 जून के नतीजे विपक्षी गठबंधन के अनुरूप नहीं होंगी, इसलिए वो वेट एंड वॉच करना चाहती है? देखिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, एकदम से सीधा सा जवाब आप दीजिएगा। क्या ममता बनर्जी इस चुनावी हवा को भांप गई हैं? संजय जी। देखिए, पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि ममता बनर्जी का किला फतह हो गया, ये हो गया, ये सब हवा बनाने वाली बातें हैं। और बीजेपी इस तरह के हवा बनाने में माहिर है। आपको 2021 में भी पता है होगा कि कहा था आपकी बात 200 पार 200 पार 200 पार, 100 नहीं पार कर पाई। तो ये हवा बनाने की बातें हैं। तो इन सब लोग हम लोग सीरियसली लेते नहीं, और आजकल तो मोदी जी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। अभी ये कह रहे थे कि मैं इंटरव्यू का जो बात सुन रहा था कि सबसे बड़ी सफलता पश्चिम बंगाल में मिलेगी। इसका मतलब सारे देश में पूरी विफलता मिलने वाली है। बात तो यही होगा ना, अगर सारे देश में विफलता मिलने वाली है, केवल पश्चिम बंगाल में सफलता मिलेगी। इसे ये तो मोदी जी खुद ही क्लियर कर दे रहे कि उनकी सत्ता जाने वाली है। रही बात ममता जी पहले से भाप लेती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने, आपको याद होगा कर्नाटक का जब चुनाव हुआ था, तो कर्नाटक के चुनाव के बाद सबसे पहले बधाई देने वाले कौन थे? वो ममता बनर्जी थी। और उन्होंने कहा भी था कि हम कांग्रेस 200 सीटों पे बड़ी मजबूत है, वो उससे पे लड़े, और हम 40 सीटों पे हम उनको गिफ्ट करेंगे। ये बात सबसे पहले ममता बनर्जी ने कहा। इंडिया शब्द का जो नाम था ममता बनर्जी का दिया हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे को वहाँ पे पीएम पद के लिए बोला था, वो ममता बनर्जी ने बोला था। नीतीश कुमार जी को जो बताया था कि नीतीश कुमार को आप संयोजक मत बनाइए, क्योंकि उनको पहले से ये आइडिया हो गया था कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार को, अगर नीतीश कुमार जी संयोजक बनने के बाद पलटी मारते हैं तो शायद हम लोगों की किरकिरी ज़्यादा होती। तो इसीलिए जो है उन्होंने पहले से आइडिया लगा लिया था कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने ही मना किया था। रही बात 1 जून की, 1 जून असल बात बहुत ही मतलब टिपिकल टाइम है। क्यों? क्योंकि इस समय बंगाल की स्थिति में आप जानते हैं, हमारे लिए जनता जनार्दन सबसे पहले, जनता ही हमको चुन करके जो है सत्ता पहुंचाती है, और लगातार हम भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देते चले आ रहे। 2011 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, आप 19 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, अभी जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें भी आप देख लीजिएगा, हमसे ये कभी जीत नहीं पाए। तो इसीलिए ये अरंगल बयान देना, उल्टी सीधी बातें करना इनकी आदत बन चुकी है। चक्रवर्ती जी, चक्रवर्ती बाबू, जीत तो नहीं पाए, लेकिन 2 से 18 पहुंच गए। हाँ। विधानसभा में भी उनकी सीटें बढ़ गई। ये नहीं, वो धीरे धीरे चढ़ तो रहे हैं ना। वो जो चढ़ाव है वो आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, ये आप लोग भी जानते हैं। आप लोगों ने 2 रीजन गिनाए, आपने अपनी पूरी बात रखी, मैंने आपको बीच में कहीं नहीं टोका। आप अपनी बात मैंने आपको रखने के लिए बुलाया। 1 सेकंड में इस बात का जवाब मैं आपको दे दूं। मैं दे दीजिएगा। मेरे 2 सवाल हैं। आपने रीमल का हवाला दिया और आपने 1 जून को चुनाव का हवाला दिया। 1 जून को चुनाव में आप प्रचार कर नहीं सकते, क्योंकि आदर्श आचार संहिता रहेगी, उस दिन जनता वोटिंग करेगी। पहली बात। रीमल तूफान आई बात गई बात हो गई। रीमल तूफान आया भी और चला भी गया, खत्म भी हो गया, वो अब है नहीं कहीं। ग्राउंड पर जो इंपैक्ट हुआ है उसको अब कंट्रोल किया जा रहा है, उस पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो लोकल एजेंसीज होती हैं वो लगी हुई हैं। तो ये दोनों बहाने जो हवाई लगते हैं, अगर इसका आकलन करें तो संजय जी, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी पहले हवा देख रही है, फिर वो डिसाइड करेंगी कि करना क्या है 4 जून के नतीजों के बाद। नहीं, ऐसा कहीं कतई नहीं है। ग्राउंड लेवल पे आप एक बार उतर करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि तूफान ने नुकसान कितना किया हुआ है। और तीसरी बात है कि जो 9 सीटों पे हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है वो सारे टीएमसी के हमारे सांसद हैं, और हमारे लिए वहाँ पे उपस्थिति रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये इसके यहाँ जो बात होनी होगी ऑफ द रिकॉर्ड हो जाएगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं। हमने पहले ही बोल रखा है कि ममता दीदी ने कि पहले से जो है बाहर से समर्थन हमको देना है, तो ये समर्थन हमको देना है, और शर्तें भी उन्होंने रखी हुई थी, बता भी दिया था ये शर्तें हैं। अगर उस पर बात नहीं भी होती तो आगे का देखते हैं कि किस तरीके का बात बनती है, उस पर जाकर के हम लोग उस पर अपना निर्णय लेंगे। ममता दीदी उसके लिए स्वतंत्र हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन ये हम बता दें कि इंडिया गठबंधन के हम साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जबान पे कुछ और, वाणी में कुछ और
और इरादों और नीति में कुछ और, उसमें थोड़ा डिफरेंस नजर आता है। माधवी अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं। माधवी जी, आप लोग इस बार कह रहे हैं कि पिछले बार से भी बड़ी सफलता होगी, जिसपे टीएमसी नेता कटाक्ष कर रहे हैं कि बाकी राज्यों में क्या असफलता होगी। पश्चिम बंगाल में आपका ग्राउंड कैसे बढ़ रहा है जो आप ये दावा कर रही हैं? देखिए विवेक जी, लगातार ग्राउंड बढ़ रहा है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जिस तरीके से अभी परसेंटेज आप देख लीजिए, 40% के आसपास वोट बैंक भी पश्चिम बंगाल का हो गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का रही बात, इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे याद दिलाया कि इंडी गठबंधन के साथ ममता बनर्जी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नाम दिया, किसको लाना है किसको नहीं दिया, लेकिन वही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बोल रही है कि एक वोट कांग्रेस के देवेन्ना। ये बार बार वो रिपीट कर रही है मंचों से कि एक भी वोट आप कांग्रेस को मत देना। दूसरा ये कि जब राहुल गांधी की यहाँ पे यात्रा आती है तो ममता बनर्जी बॉयकॉट कर देती है, पीछे हट जाती है। ये भी आपने देखा ही होगा। दूसरी बात, ममता बनर्जी जिस तरीके से यहाँ की राजनीति कर रही है, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि उनको अब बार्गेन करने का एक टाइम मिलना है और उसके लिए वो कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्होंने ये चेष्टा की कि इंडी गठबंधन को मजबूती से बार्गेन कर सके, मजबूती से ब्लैकमेल कर सके। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे बोला कि कांग्रेस को एक भी वोट मत देना। तो अपने लोगों से वो बोल रही हैं। आज ये साथ में है कि दूर है, ये तो जनता खुद ही समझ रही है, और ये आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि कितना साथ है और कितना दूर है। ममता बनर्जी तो वो है जिनको पश्चिम बंगाल में अपने पैर जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सपोर्ट किया था, ये भी मत भूलिए। तो एक समय में ममता बनर्जी की आदत है कि जहां पे उनको सपोर्ट मिलता है वहां से वो पीछे हटती हैं, पहले सपोर्ट ले लेती है, उसके बाद में फिर उनको डिच कर देती हैं। ममता बनर्जी का राजनीतिक पद्धति को देश अच्छी तरीके से देख रहा है, पश्चिम बंगाल भी देख रहा है। और इंडी गठबंधन के लोग कितना भी बोल रहे हैं कि दीदी हमारे साथ है, मगर दीदी किसी के साथ ना थी ना किसी के साथ है। वो केवल केवल और केवल रोहिंग्या लोगों के साथ है। पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटों पर ऑलरेडी आप पहुंच चुके हैं, जो कि लगभग 45% से ऊपर का अगर हम रेशियो देखें तो वो है। यहां से ऊपर जाना आप लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है, इसलिए क्या आप लोग ममता बनर्जी को टारगेट करते हैं बार बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करती है और बिल्कुल जमीनी लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का काडर, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, नेता कार्यकर्ता सब जुड़े हुए हैं। बंगाल की जनता आज चाहती है कि टीएमसी का जो शासन है ना, जो ये हिंसक राजनीति का दौर सीपीएम के काल से चलते हुए ममता बनर्जी ने इसको और ज्यादा बढ़ावा दे दिया, अब इससे निजात पाना चाहती है। और इनको ये अच्छी तरीके से अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से टीएमसी का शासन कैसे बदल जाएगा माधवी अग्रवाल जी? नहीं, देखिए मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि अगर सीटें हमारी ज्यादा आएंगी तो डेफिनेटली इंडी गठबंधन कमजोर होगा, तो इनको जो ब्लैकमेलिंग करने का मौका है वो नहीं मिलेगा। अब आगामी 2 साल बाद इलेक्शन है। आज यहाँ पे जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती है, जिस तरीके से लोगों को डराया धमकाया जाता है, कोई भी चुनाव पारदर्शिता से होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बार इनके बहुत सारे नेता जो है जेल में थे, इस वजह से यहाँ पे हिंसा कम हुई, लेकिन हिंसा सबसे ज्यादा हुई है फिर भी, उसके बाद भी। और आज ये हालत है पश्चिम बंगाल में कि अगर यहाँ पे हमारी सीटें ज्यादा आती है, और निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि इस बार हमारी बढ़ोतरी होगी और सबसे अच्छे रिजल्ट होंगे, तो होंगे ही, क्योंकि जनता का विश्वास। तो उससे आप 2026 में एक अनुकूल रिजल्ट देख पा रही हैं विधानसभा चुनाव में? आप जो बंगाल की विधानसभा चुनाव होगी उसको लेकर रणनीति पर चल रहे हैं। प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, मैं आ रहा हूं संजय जी आपके पास। मैं सारे मेहमानों से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। प्रेम कुमार जी, सवाल मैंने पूछा, क्या ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि 4 जून के नतीजे के बाद ही अगला स्टेप लिया जाना चाहिए? अभी कोई कदम उठाना है, किसी के साथ जाना जल्दबाजी होगी? विवेक जी, आप 4 जून को पकड़ रहे हैं और हम 1 जून को पकड़ रहे हैं। जब तक चुनाव है तब तक ममता बनर्जी कंटेस्टर हैं, कांग्रेस और लेफ्ट के भी और बीजेपी के भी। तो वो निश्चित रूप से वो कह रही हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो। अब बंगाल में चुनाव लड़ रही तो क्या बोलेंगी कांग्रेस को वोट दो? ये तो मुमकिन नहीं है। तो लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि वो इंडिया गठबंधन से दूर हैं या दूर रहेंगी। लेकिन जब जब ये बात बढ़ी तो ममता बनर्जी ने ये स्पष्ट किया कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और चुनाव बाद देखेंगे। अब तक का स्टैंड ऑफिशियल यही रहा है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 1 तारीख को जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे तब सही में जो राजनीतिक निर्णय उनका होगा वो सामने आएगा। उससे पहले तक टीएमसी नहीं बोलेगी कि वो क्या करने वाली हैं। जी नहीं, तो आपने कहा कि इससे कोई नाराजगी का पता नहीं चलता है। अब मुझे एक बात बताइए, ममता बनर्जी कह रही हैं कि एक भी वोट कांग्रेस को मत देना,
दूसरी तरफ टीएमसी नेता संजय जी कह रहे हैं कि भाई हम तो इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस के साथ खड़े। दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो दोनों बातों पर यकीन कैसे किया जाए। दूसरी बात जो मैंने शुरू में संजय जी से पूछा वो ये पूछा कि वो कह रहे हैं कि रिमल तूफान का असर है और साथ ही साथ 1 तारीख को मतदान है तो हम नहीं जा सकते। भाई 1 तारीख को वोटिंग होनी है, जिन 9 सीटों पर वोटिंग होनी है 9 की 9 सीटें टीएमसी के खाते में, तो उनको तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 4 जून को ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार मोदी की हैट्रिक लगेगी तो उसके हिसाब से रणनीति तय की जा रही है अभी से। देखिए 4 जून को किसकी हैट्रिक लगेगी ये एक बड़ा प्रश्न जरूर है, और विपक्ष हैट्रिक लगने नहीं देगा ये भी बड़ा प्रश्न है। लेकिन उससे पहले अगर ये बैठक रखी गई है तो ये मान करके रखी गई है कि इंडिया गठबंधन जीत करके चुनाव में आ रहा है, और इसीलिए उस बैठक में पहुंचने या नहीं पहुंचने का महत्व है। अगर आप मान लीजिए कि वहाँ इंडिया गठबंधन नहीं आ रहा है तो ममता बनर्जी पहुँचे न पहुँचे, कोई और भी एब्सेंट हो जाए, कोई बहुत मायने नहीं रखता। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का वहाँ पहुँचना ये प्रेम कुमार जी, ये कमाल का लॉजिक है। अभी आप इंडिया गठबंधन जीत रहा है इसलिए दीदी दूर जा रही हैं, ये कैसा लॉजिक हुआ? अगर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, एक सीजन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन है ममता बनर्जी ये भांप लेंगी तो उनको इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए, अपनी दावेदारी रखनी चाहिए। दोनों बातें कैसे हो सकती है? आप कह रहे हैं कि भाई इंडिया ब्लॉक जीत भी रहा है लेकिन ममता बनर्जी भी अभी वेट एंड वॉच कर रही हैं। आपको मन लायक आंसर मिल जाएगा एक जून के बाद। मन लायक आंसर क्या होता है प्रेम कुमार जी? आप बार बार हो जाएंगे। नहीं, मैं हर बात से संतुष्ट होता हूं। मैं आपसे डिबेट करता हूं, उस बात से भी मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है इस बात से भी। मैं आपके सवाल को लेकर रामकृपाल जी के पास जा रहा हूं। देखिए प्रेम कुमार जी इस बार मेरी लाइन पर तो आएंगे नहीं, रामकृपाल जी, लेकिन क्या आप दीदी वेट एंड वॉच की स्थिति में? इसके बाद अक्कू जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए प्रेम कुमार जी आपने कहा कि लाइन पर आएंगे नहीं, वो अपनी लाइन कभी छोड़ेंगे नहीं। अच्छा है, प्रेम कुमार जी का ये विश्वास है कि 4 जून को इंडी गठबंधन आएगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो ममता बनर्जी ऐसा नहीं करती। देखिए ममता जी जानती हैं कि 4 जून को क्या होने वाला है अच्छी तरह से, इसीलिए वो आज से नहीं, जब से ये इंडी गठबंधन सो कॉल्ड है, मैं तो इसको एब्स्ट्रैक्ट कहता हूँ, जो दिखाई नहीं पड़ता, केवल कहा जाता है। अब आप सोचिए कि 1 तारीख को क्या हो रहा है, बंगाल में कौन लड़ रहा है? बीजेपी तो है नो डाउट, लेकिन और कौन लड़ रहा है? कांग्रेस और टीएमसी लेफ्ट। पंजाब में देखिए कौन लड़ रहा है? कांग्रेस और आप। लेकिन फिर भी गठबंधन है, तो ये अमूर्त गठबंधन है जिसके बारे में मैंने तो हमेशा से कहा था कि दरार तब पड़ती है जब दीवार खड़ी हो, जहाँ दीवार खड़ी नहीं होगी वहाँ दरार कैसी है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट है कि इंडिया गठबंधन, हम आपस में लड़ेंगे लेकिन हम दोस्त हैं। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी को अच्छी तरह से पता है कि 4 जून के बाद दिल्ली में क्या होने वाला है। बीजेपी सरकार बनाएगी या एनडीए ही सरकार बनाएगी, उनको पता है। इसलिए वो अभी से ये नहीं बताना चाहती क्या है, लेकिन वो डिस्टेंस बराबर अपने पत्ते किसी के फेवर में नहीं खोलना चाहती। ये बहुत क्लियर कट मैसेज उन्होंने दे दिया है। और जिस दिन अरविंद केजरीवाल और ममता जी ने खड़गे को कहा कि ये दोनों जो है कांग्रेस के प्रधानमंत्री तय कर रहे थे नेता का, और दोनों जो है ममता बनर्जी कल कांग्रेस से लड़ेंगी 1 तारीख को, और केजरीवाल कांग्रेस से लड़ेंगे पंजाब में, और यही लोग सुझा रहे थे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो हकीकत है। हेलो जी जी बोलिए सर, सुन रहे हैं। हेलो बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी? कट गया? नहीं आवाज आ रही है। चलिए रामकृपाल जी के पास दोबारा जाएंगे, उनकी सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। अक्कू जी के पास जा रहे हैं। अक्कू जी, ममता जी को जो रामकृपाल जी कह रहे हैं, ममता बनर्जी को शायद पता है तो वो अपने गढ़ पर फोकस कर रही हैं। देखिए ममता दी, केजरीवाल, राहुल छुप छुप खड़े हो जरूर कोई बात है वाली मुद्रा में है, और ये मुद्रा उनकी जो है हमेशा से किनारे से रही है। कोई सामने आता नहीं है, प्यार दिखाता नहीं है, और
ये होगा, वक्त ज़रूरत पे जब होगा तो मिल लेंगे वाली स्थिति है। ममता बनर्जी बहुत चालाक पॉलिटिशियन है, लेकिन उतनी ही कन्फ्यूज़न में दूसरों को रखना चाहते हैं और वो अपने ही साथियों को बहुत कन्फ्यूज़न में रखना चाहती हैं और इस वजह से कभी कुछ कहती हैं। और जो सबसे ताज़ा बयान जिस पे अभी तक आपने चर्चा नहीं की, उन्होंने ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवारों को पैसा दे रही है, उनको आगे कर रही है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो कैसा विश्वास है? वो विश्वास वहाँ कतई नहीं है। और ये शायद पहले से 7वें चरण के चुनाव तक बंगाल एक अकेला ऐसा राज्य था जहाँ ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा आगे है, ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर रही है, ममता जी डिफेंसिव है। तो वो इसलिए अपनी मुद्रा बदलती रह रही हैं और उनको ये भी सच नहीं मुझे लगता कि वो 24 में जैसी संभावित लग रहा है एनडीए की सरकार आएगी तो उससे गलवैयाँ कर लेंगी, उससे कुछ और कर लेंगी, मुझे वो संभावना भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव भी तो वहाँ पर है और आज की तारीख में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़ने की कोशिश में है, अगर वो सच होती है, संभावनाएँ दिख रही हैं, तो फिर वो 26 का जब चुनाव आएगा तो उसमें क्या होगा? तो तय बात है कि वो अगली लड़ाई होगी। अभी तो नंबर 2 की पार्टी पर नंबर 1 की पार्टी की लड़ाई होगी। तो ममता जी और बीजेपी का हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, सत्ता छीनने और सत्ता पाने का खेल में रहेगा। बाकी सब सही बात है, वहाँ पश्चिम बंगाल की राजनीति में सब नंबर 3, 4, 2 की स्थितियाँ होंगी और राष्ट्रीय दिखा सकती हैं, वो जता सकती हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करने जा रही। जी, मैं रामकृपाल जी आपके पास आ रहा हूं। मैं सीधा उनका ये कोई इंटरेस्ट अक्कू नहीं जी है, का उनका सवाल सिर्फ लेके संजय जी के पास जा रहा हूं। संजय जी, आप लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट्स को या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पैसा दे रही है। दादा एटा चलबे ना। और आप सेंटर में आप कहते हैं हम इंडिया गठबंधन के साथ है। देखिए, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। पैसे के अकूत संपत्ति उनके पास रखी हुई है, तो वो कुछ भी कर सकती है ममता दीदी को कमजोर करने के लिए। नहीं, क्या तो ये ममता दीदी के पास कांग्रेस को कहीं ना पैसा देने कहीं- वाला एलिगेशन क्या है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए ना प्लीज। कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं उनकी बात हो रही, कांग्रेस अच्छा, को नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो वहाँ जी। पे कार्यकर्ताओं को, हाँ, वहाँ पे जो है उनको ये मदद कर रहे हैं। क्योंकि बताया ना, अकूत संपत्ति इन्होंने इकट्ठा कर रखी है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को आपको पता ही होगा, तो उस पर इनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। अभी तो पीएम केयर फंड नहीं खुला। मैं थोड़ा सा बीजेपी के प्रवक्ता को थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग बड़े जो है जोश में आकर के बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात कर जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो बॉर्डर होता है, बीएसएफ का जो बॉर्डर होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। रोहिंग्या आया कब? 2017 में। सरकार किसकी थी? आपकी थी। आपकी सरकार में रोहिंग्या इस देश के अंदर घुसता है, कैसे घुसता है? फेलियर किसकी है? गृह मंत्रालय की। तो इस्तीफा किसको देना चाहिए? गृह मंत्रालय को देना चाहिए। लेकिन आप पता नहीं कैसे गाजे बाजे के साथ रोहिंग्या 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 करते हो। रोहिंग्या पूरे देश में फैला है, बांग्लादेश की बात ही नहीं है, पूरे देश के अंदर फैला हुआ है। और आप लोग जो है और सिर्फ और सिर्फ अपना ढोल पीटते रहते हैं। और दूसरी बात जो है, जैसे अभी सीए की बात भी आप देख लीजिएगा। अभी 14 लोगों को नागरिकता दिखा दिए और उनको केवल फोटो खिंचाए, वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। तो कोई कुछ ऐसा अलग से नहीं है, सब केवल एक प्रोपोगंडा है। प्रोपोगंडा करने में बीजेपी माहिर है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि 2014 में 19 में और 21 में कैसे ये आ गया है। 2000 आप पूरा कर लीजिए, इसके बाद में एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। मैं 2019 में ये आ गया है, तो इन्होंने केवल सिर्फ और सिर्फ पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगा। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो वीरों की धरती है, जहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी सबसे ज़्यादा निकल करके आए। तो वहाँ पे इस देश की जब बात आती है, तो देश की बात के ऊपर जो है वो लोग वोट कर गए और इसीलिए जो है वहाँ का वोट % बढ़ गया। इनके सांसद 18 तक पहुँच गए। 21 की बात अगर आप करें तो 21 की बात इन्होंने वो ढोल पीटा, कि वो ढोल पीटने माहिर है ना। ये ढोल पीटते रहे कि आपकी बार 200 पार, आपकी बार 200 पार। तो कांग्रेस, सीपीएम और हमारे टीएमसी से भी बहुत सारे नेता छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। आपको मैं एक बता देता हूँ पते की बात। 147 एमएलए जो लड़ रहे थे, एमएलए चुनाव लड़ रहे थे, वो अदर्स के थे। उसमें से लगभग 48 जीत करके आए।
तो 48 जो जीत करके आए थे बीजेपी के टिकट पे, वो दूसरे प्रदेश से थे, और बीजेपी इतनी मजबूत है तो उनको 121 कांग्रेस के जो है मेंबर की जरूरत क्यों पड़ी लोकसभा के अंदर। संजय चक्रवर्ती सुन लीजिए, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ थोड़ा, जल्दी से बताइए ना, आप ऐसे घुमा के आंकड़ा बता रहे हैं। अब आप आंकड़ा बता रहे तो आप बताइए, आप 9 सीट जो जहां पर आपकी सीट है, आप छोड़कर आप बैठक में क्यों नहीं जाना चाहते? मैं रामकृपाल जी आ रहा हूं आपके पास। 9 सीट आपकी सीट है ना संजय बाबू? नहीं, 9 सीट आपकी सीट, आप जाइए बैठक कीजिए, आप अलायंस में आप रणनीति बनाइए अपनी सरकार बनाने का, अगर आपके हिसाब से मेजोरिटी आ रही है। आपको लग रहा है कि भाई बंगाल की 9 सीटों में से एक भी सीट स्लिप ना हो जाए, तो यहां पर बैठ के रणनीति बनाओ और ये 9 सीट तो कम से कम अभी बचा ही ले। विवेक भाई थोड़ा सा एक आंकड़ा सुन लीजिए। बोलिए। 2021 में 78,600 बस्ते नहीं लगे थे। हाँ। और अभी 5वें चरण, 6ठे चरण का भी मुझे नहीं पड़ा, लेकिन 5वें चरण तक का मैं आपको बता दूं 43,000 बूथों पे इनके बस्ते नहीं लगे हैं। ये है ओरिजिनल ग्राउंड रिपोर्ट, ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये हवाई वाली जो बातें हैं ना, ये हवाई केवल ठीक है, मैं इसका जवाब मैं माधवी से ले लेता हूं, लेकिन मुझे आप बताइए कि आपको तारीख याद है? आपने कहा कि रोहिंग्या का मामला 2017 में आया, क्या आपको तारीख याद है? 4 अगस्त 2005 की वो तारीख, जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, 4 अगस्त 2005। संजय जी 2005 की बात कर रहा हूं, 2017 से 12 साल पहले ममता बनर्जी एक बहुत मोटी फाइल लेकर आई थी। जब उनको संसद में बोलने नहीं दिया गया था, उस वक्त तो नाराज हो गई थी, भावुक हो गई थी, और उनकी आंखों में उस दिन आंसू थे कि मुझे आज घुसपैठियों के मामले पर बोलने नहीं दिया गया, मेरी आवाज सुनी नहीं गई। जबकि पश्चिम बंगाल घुसपैठियों से त्रस्त है, रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशियों से त्रस्त है। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप गूगल उठा के चेक कर लीजिएगा, अगर मेरी बातों में 1% भी कमी हो या 1% भी मैं गलत बोल रहा हूं। रोहिंग्या आई है 2017 में, आप जरा रिपोर्ट उठा करके खुद देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सर आप 4 अगस्त 2005 की प्रोसीडिंग निकाल लीजिएगा पार्लियामेंट का, नहीं था। पार्लियामेंट टीवी पर जाइएगा, आपको उसके आर्काइव में, लाइब्रेरी में भी मिल जाएगा। खैर इस बात पर किसी और दिन डिबेट करेंगे, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की जमीन दोबारा से खिसक रही है और कितने जो बस्ते वो नहीं लगे थे वहां पर, यानी कि बूथ पर कार्डर नहीं था, उसका उस पर जवाब मैं माधवी जी से ले लेता हूं। माधवी अग्रवाल जी। देखिए विवेक जी, मैं सुन रही थी, और ये रोहिंग्या के नाम पर या बांग्लादेशी मुसलमान के नाम पे बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन आपने अभी बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि किस तरीके से स्पीकर के मुंह पर उठा के सारे कागज मारे थे ममता बनर्जी ने, और ये घुसपैठियों के विषय पर। दूसरी बात, यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा ये बाहर से लोगों को लेकर आते हैं, नेता लोगों, मतलब चुनाव लड़ाने के लिए, और फिर ये बात करते हैं कि 48-48, और ये पहले किनके साथ थे और कहाँ से इनका उद्गार हुआ, जरा वो भी याद कर लें। तो आपने भी तो अपनी पार्टी बनाई ना, कहाँ से आए थे आप, पहले किसके साथ थे? तो ये कहना कि भाई कहाँ से कितने 48 लोग आ गए, 27 लोग आ गए, ये बोलना बेकार है। लेकिन ये बिल्कुल प्रमाणित कि इनको डर लग रहा है, इसी वजह से ये आरोप लगा रहे हैं। और फिर आप ये बताइए कि अधीर रंजन राय चौधरी भी तो आप लोगों के ऊपर में वही आरोप लगा रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस के जो टीएमसी है उसको वोट मत दीजिए, बीजेपी को वोट दे देना आप। लेकिन तो इस पे आप जवाब दीजिए। तो आपकी अलायंस पार्टी है, आप लोग मुखिया चुनने वाले हैं, आप लोग इसके नाम रखने वाले हैं, लेकिन बावजूद उसके आपकी अलायंस पार्टी, सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही कहलाई जाएगी ना, जो पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। बाकी तो सारी राज्य की पार्टी है। तो आप लोग ये कितना भी अपने आप में कोशिश कर ले, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में आज जो है टीएमसी से लोग त्रस्त हो चुके हैं, और ये जो इन लोगों की अपीसमेंट की राजनीति है, इससे कहीं मुखरता नहीं। आप देखिए इनके नेता, इनके मंत्री बोलते हैं कि कलकत्ता के एरिया को कि ये देखिए मिनी पाकिस्तान। तो मैं क्या बोल रही हूँ घुसपैठियों के बारे में, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के बारे में? आप किसी अपने ही देश के एक जगह को मिनी पाकिस्तान बोल रहे हैं, और ऐसे मिनी पाकिस्तान तो बंगाल में, कोलकाता में इतने सारे हो गए ना कि मैं क्या ही बोलूं। अभी बोलूंगी तो पता नहीं क्या बोलने लग जाएंगे मेरे को, फिर उल्टा इल्जाम लगाएंगे। लेकिन विपक्ष एक एलिगेशन आप लोग पे ये भी लगाता है ना माधवी जी, कि बंगाल में आप लोग तुष्टिकरण कर रहे हैं वहां के चुनाव को जीतने के लिए। विवेक जी, मैं बहुत सत्यता से बोल रही हूँ और बहुत आधार के साथ में बोल रही हूँ कि पश्चिम बंगाल की स्थिति, मैं एक सिटीजन के नाते पहले बोल रही हूँ, वाकई में बहुत खराब हो रही है। और आज जिस तरीके से अपीसमेंट की राजनीति ममता बनर्जी ने की है ना, ये पश्चिम बंगाल के पूरे स्ट्रक्चर को, इंटरनल सुरक्षा को बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बना दिया इन लोगों ने। हम हिंदू मुस्लिम, हमारे लिए मुस्लिम कोई गैर नहीं है, लेकिन आप अगर मुस्लिम, केवल मुस्लिम के बारे में सोचेंगे और हाई कोर्ट को आकर बार बार ये संज्ञान लेना पड़ेगा कि आप विसर्जन नहीं रुकवा सकते, आप सरस्वती पूजा नहीं रुकवा सकते, तो ये चिंता का विषय है किसी भी राज्य के लिए। इसीलिए प्लीज आप लोग नागरिकों के पहले सोचिए। और मेरे कहने वाला है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है संजय जी, क्या आपकी पार्टी सिर्फ मुसलमान करती है? इसमें एक छोटा सा जवाब, फिर मैं रामकृपाल जी के पास जा रहा हूँ।
6 महीने जी। तक यहाँ के प्रत्याशियों को घर ये- छोड़ छोड़ कर जाना पड़ता है। और ये मुझे बताइए 2021 इलेक्शन के बाद में, विधानसभा के बाद में, इन लोगों ने इलेक्शन जीतने के बाद में किस तरीके से यहाँ पे हिंसा हुई थी और पूरे जो है कवरेज हुई थी इसकी, कि लोगों को चुन चुन कर, जिन लोगों ने बीजेपी का सपोर्ट किया था, सब लोगों को मारा पीटा, उनके नहीं, घरों ये में बात दुकान तो लगभग 5 दशक से 6 दशक से एक रक्त रंजित इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का, राजनीतिक आप चरित्र भी किसके वैसा ही बारे में रहा। कर रहे हैं ये बात तो सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि जब विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद पश्चिम बंगाल के कई प्रांतों में हिंसक घटनाएं सामने आई, जिसका आरोप आपके ऊपर लगाती है। तो क्या टीएमसी मुसलमान करती है? संजय जी, इसका जल्दी से छोटा जवाब, फिर मैं रामकृपाल जी, प्रेम कुमार जी और अखू जी के पास जा रहा हूं। ये 11 करोड़ बंगाल के नागरिकों का सरासर अपमान कर रही है, सरासर अपमान कर रही है। 11 करोड़ वहाँ पे जो नागरिक है उनका सरासर ये अपमान है और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए आज के डिबेट में। आप देखिएगा, हमने जो है 292 सीटों में से हमने जीता पहली बार 185, दोबारा 211, इस बार आए तो एक 223 सारे मुसलमान थे। मतलब किस तरीके के आंकड़े लेकर के आते हैं, केवल मुस्लिम 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 मुस्लिम। आप लोगों को मतलब आपको वहां दिखता नहीं है ना, भारतीय नागरिक नहीं दिखता। अरे आपको इतना मुस्लिमों से चिढ़ है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करिए ना, उठा करके जो है वोट छीनने का अधिकार छीन लीजिए। आप लोगों को इतना परेशानी होती है तो मतलब आप लोग करें तो वो अच्छा है। आप लोग वहां पे आप हाई कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है। मैं आता हूँ, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है या नहीं है? आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप पलट दे मराठा आरक्षण को लेकर के तो वो सही है, लेकिन हम हाई कोर्ट को नहीं, फैसले को नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये बोलना हमारे लिए गलत है। मतलब आप दोहरी नीति चलेंगे, आप लोग दोहरी बातें करेंगे आप लोग। हम अगर जो कहें कि हमें हाई कोर्ट के फैसले हम लेकर चुनौती देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं मानेंगे तो इसका मतलब क्या किया, संविधान का न्याय किया, संविधान की आपने सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले को आप अमान्य कर सकते हैं, वो ज्यादा सही है। आप केवल वोट की राजनीति के अलावा आप लोगों ने कभी कोई काम किया नहीं, सिर्फ ठीक है। राजनीति। देखिए ये बात सही है। ठीक है संजय जी, माधवी जी, यही सब नहीं ठीक है संजय जी, माधवी जी, ये बात तो सही है कि हाई कोर्ट के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन भाई हाई कोर्ट को बीजेपी की एजेंसी बता देना, बीजेपी का दफ्तर बता देना, ये कौन सी बात हो गई भाई? इस पर तो सवाल पूछे जाएंगे संजय जी। अभी ये भी खुले मन से बोला गया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मुझे नहीं लगता कोई भी पैनलिस्ट यहाँ होगा जिसने वो बयान नहीं सुना होगा ममता दीदी का। हाई कोर्ट के जज अभी फैसले से संतुष्ट होना, असंतुष्ट होना दो अलग चीजें हैं। आप हायर कोर्ट का रुख कर सकते हैं, सुन लीजिए, लेकिन अदालत पर सवाल उठाना, आप तो एक संवैधानिक ढांचे में प्रहार कर रहे हैं, आप विश्वास को हिला रहे हैं। अब जो कोई भी हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से फैसला अगर उसके खिलाफ आए, वो हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं करेगा। पूरी बात सुन लीजिए। मिस्टर गंगोपाध्याय जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, 5 मार्च को इस्तीफा देते हैं वहां से, हाईकोर्ट के जज ही तो थे सर। जब तक जज थे तब तक जज का सम्मान तो कीजिएगा ना। जब वो राजनीति में आ गए तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनसे लड़ाई लड़ी है। खैर ठीक है, जब उनसे सवाल ये पूछा गया गांधी या गोड से, सवाल पूछा गया था ना गांधी या गोड से, जवाब क्या दिया उन्होंने बताइए? देखिए मैं जब वो राजनीतिक लाइफ में आ गए, उनके साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ी है। मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टिकुलर जज की बात नहीं कर रहा हूं। रामकृपाल जी के पास जा रहा हूं, उसके प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। रामकृपाल जी, हिंदू मुसलमान या फिर हिंदू, और फिर बात आ जाएगी आरक्षण पे। देखिए, ये हिंदू मुसलमान और फलाना ढकाना ये जो लोग कर रहे हैं वो करें। मेरा इतना ही कहना है कि आज हम किसी भी पार्टी या गठबंधन की बैटिंग करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है 1 तारीख को जी। मैं हमेशा ये तथ्यों की बात करता हूं, और जो मैं कह रहा हूं, अभी टीएमसी के सज्जन कह रहे थे कि 2021 की बात कर रहे थे। देखिए, 2021 में अगर किसी पार्टी को सबसे अधिक सफलता मिली है बंगाल में तो बीजेपी थी। 3 से 73 बीजेपी पहुंची है, और बंगाल में 60 साल राज करने वाली 2 पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस और सीपीएम 0 हो गई। तो ममता जी को जो भी सफलता मिली है वो उन 2 राष्ट्रीय पार्टियों के चलते, लेकिन बीजेपी उनके लिए एक नई थ्रेट बन के 2021 में उभरी थी। 3 से 73 पहुंचना, अगर ये आप उसको सफलता नहीं मानते तो कोई बात नहीं है। मैं केवल एक बात कह रहा हूं,
शुरू से मैं इस बात को कह रहा था कि अच्छी तरह से ममता को, लालू प्रसाद को, अखिलेश को, उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को मालूम है 4 तारीख का नतीजा, एनडीए सरकार बनाएगी, बिल्कुल उनको पता है। लेकिन ये जो चुनावी है, मैं शुरू से कह रहा था, ममता बनर्जी 21 में 26 की तैयारी कर रही, 24 में वो 26 की तैयारी कर रही हैं। उनको मालूम है कि वो केंद्र में कोई भी विपक्ष की सरकार नहीं बनने जा रही है। वो ये स्ट्रेंथ अभी रखना चाहती हैं ताकि 26 में किसी भी तरह का जो चुनौती बीजेपी की आएगी उससे निपट सके। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल हिलने नहीं दिया वहां कि कोई माइनॉरिटी वोट कांग्रेस न काट पाए। ये सब आप देखिए, बिहार में लालू प्रसाद यादव, कन्हैया कुमार, चूंकि वो भावी प्रतिद्वंदी हो सकते हैं तेजस्वी के, उन पर वीटो कर दिया। एक बेगूसराय की सीट भाग के दिल्ली आना पड़ा। आप कहीं भी देखते जाइए। इसी तरह से मैं क्या कह रहा हूं कि ये पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां अच्छी तरह जानती हैं कि इस बार की लड़ाई लोकसभा की वो नहीं सफल होने जा रहे हैं। उन्हें चिंता विधानसभा की है। सब अपने अपने हिसाब से मजबूत करने का मतलब है अपने ही पेट पे लात मारना। बिल्कुल, आप देख लीजिए, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, मुझे लगता है कि रामकृपाल जी आप जिधर फोकस ले जाना चाह रहे हैं उसको मजबूत नहीं होना देना चाहते। बिहार में आरजेडी अपनी रणनीति के हिसाब से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की रणनीति देख लीजिए, वो लगता है अगले विधानसभा चुनाव तैयारी में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा और दिल्ली में अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। तो क्या प्रेम कुमार जी, विपक्षी गठबंधन को यह पता है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में, एनसीपी भी जो शरद पवार गुट है वो भी इसी तैयारी में है। प्रेम कुमार जी, आपका रिएक्शन? देखिए विवेक जी, मुझे रामकृपाल सिंह सर कह रहे थे तो थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि इनको कैसे मालूम चल जाता है। मैं जानना चाहूँगा आज जी, मैं जानना चाहूँगा कि कैसे मालूम चल जाता है कि उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और दूसरे तमाम नेता क्या सोच रहे हैं। उन्होंने टेलीफोन करके बताया क्या कि हम जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं आ रही है और एनडीए की सरकार आ रही है। एनडीए की सरकार आ रही है, ये उनके मन की बात सोच लिए रामकृपाल जी, कि वो लोग भी सोचते हैं और जानते हैं कि एनडीए की सरकार जो कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य, ये मैकेनिज्म मुझे भी बता दीजिए, कर रहे हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ना, बेगूसराय से कन्हैया कुमार को नहीं देना टिकट। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि जो वो कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये लोग ऑलरेडी वो कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे कांग्रेस से ज्यादा महाराष्ट्र में कभी भी उसके जीवन काल में कांग्रेस शिवसेना से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या मतलब है इसका? 430 सीटों में कांग्रेस, पॉइंट पर आता हूं, 260 सीटों मैं सुन लीजिए, पॉइंट पर आता हूं। कांग्रेस को बंगाल से निपटा दिया, कांग्रेस को बिहार से निपटा दिया, कांग्रेस को यूपी से निपटा दिया, कांग्रेस को महाराष्ट्र से निपटा दिया। क्यों भाई? इसीलिए कि कांग्रेस विधानसभा में आपकी चुनौती न बने। और जानते हैं इस शर्त पर निपटाया है कांग्रेस को कि कांग्रेस 3 फिगर में नहीं पहुंचेगी। उद्धव ठाकरे और लालू प्रसाद थोड़ा किसी को निपटाते हैं, जनता किसी को निपटाती है, जनता किसी को ताकतवर बनाती है। आप इसलिए ये सब पुरानी बातें हैं। आज कैसे आपको पता चला सीट क्यों नहीं दी लड़ने के लिए? आ रही है, ये बात उद्धव ठाकरे जानते हैं, ये बात ममता बनर्जी जानती हैं, ये आपको कैसे पता चला? ये मेरा सवाल था। तो आपके पास जवाब है नहीं। खूब पता है। दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी दूसरा पॉइंट ये है कि हम बैठेंगे तो बता देंगे, आपको ही पता चलेगा। स्थानीय निकाय के चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में 2023 में, जानते हैं 22 की 22 जिलों पर टीएमसी जीती और 608 जिलों पर 608 परिषद टीएमसी जीती है सीट और बीजेपी को सिर्फ 19 सीट मिली है। ये है बीजेपी का जनाधार। और प्रेम जी वो तस्वीर, चक्रवर्ती साहब की बात को मैच करता हूं। प्रेम जी वो तस्वीर भी बता दीजिए। प्रेम जी वो तस्वीर भी बता दीजिए जब ईवीएम बैलेट बॉक्स, ईवीएम तो नहीं, बैलेट बॉक्स से चुनाव हुए थे, बैलेट बॉक्स उठा के वहां से कार्यकर्ता भाग रहे थे। बैलेट बॉक्स उठा के, भाई साहब प्रेम कुमार जी कहां की बात को कहां ले जा रहे हैं? मैं पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूं। बोल रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं? मैं पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूं।
आप कह रहे हैं कि 19 नहीं, में ये तो आप कह रहे 18 हैं कि वो लोकसभा पूरा सीट चुनाव और रिगिंग था। विधानसभा में रेड था, 73। कई सीटों पर दिखाई पड़ रहा कई है सीटों पर रिग था, इसकी तस्वीरें सामने आई क्या थी। बात करते हैं नहीं, प्रेम कुमार जी, रिग था मामला। अगर रिगिंग था तो कई कोई सीटों कोर्ट पर में क्यों नहीं कई गया? सीटों पर इस तरह के बैलेट क्या बॉक्स बात लूटे कर गए रहे थे। हैं? मैं तो मजाक है। नहीं, क्या पश्चिम- मजाक है? अगर टीएमसी जीत जाए तो वो रिगिंग था। बीजेपी आप लोग भी तो कहते हैं ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम में खेल हो गया, ईवीएम में गड़बड़ी हो गया, तब तो मैं कुछ नहीं कहता। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं आप लोग कहते हैं ईवीएम, आप लोग ईवीएम लेके मैं और आप आप पार्टी चुनाव नहीं आयोग है। तक चले गए। मैं और आप कहीं भी पार्टी नहीं है। मैं पार्टी नहीं हूं, मैं तो यही कह रहा हूं। मैं आपको वो विजुअल्स भेज दूंगा, मैं आपको वो तस्वीरें भेज दूंगा, और अगर इस टॉपिक पे दोबारा डिबेट हुई तो वो तस्वीरें दिखा दूंगा। मैं फिर भी अभी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के बैलेट बॉक्स लूटने के विजुअल्स हो तो जल्दी से लेकर आइए। मैं वेट कर रहा हूं। प्लीज, मैं अपने प्रोड्यूसर से ये पूछ रहा हूं। वो तस्वीर मैं आपको अभी दिखा देता हूं। होता है जी, फिर से मतदान होता है वहाँ, पुलिसिया कार्रवाई होती है वहाँ। सर, इसका क्या मतलब हुआ? बैलेट सर, बॉक्स लूटे गए तो ठीक, पूरा टीएमसी का सर, जो चुनाव हुआ जीता वो बेकार था। सर, लेकिन एक बात, ये गजीबो गरीब तर्क मैं मुझे सवाल लग ना रहा है। उठाऊं। आप ये समझिए, मैं सवाल ना उठाऊं, सर। अरे ये सवाल का मैं कहाँ जवाब दे रहा, आप कहाँ सवाल कुछ लेके बोलना जा रहे हैं? चाहूंगा। मैं संजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। चुनाव परिणाम को मानने से मैं इनकार कुछ कर रहे जवाब हैं। देना चाहूंगा। आप मैं तो चुनाव कह रहा हूं, परिणाम वेव को तो मानने चल ही से रही है। इनकार कर रहे हैं, ये हक नहीं है आपको। नहीं, ये मैं हक नहीं है तो आपको वेव कि की चुनाव बात कर रहा परिणाम हूं। को ना माने। प्रेम कुमार जी, वेव तो है ना। मैं कुछ बोलना चाहूंगा इसमें। हाँ, मैं आ रहा हूं संजय जी। प्रेम कुमार जी से पूछ रहा हूँ, वेव है, वेव के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे। नहीं, मैं क्या करूं, आप तो पर्सनल हो रहे हैं, इस तरह से रिमार्क होता है क्या? मैं कहाँ पर्सनल हो रहा हूँ प्रेम कुमार जी। मैंने आपसे पूछा कि आप लोग भी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। मैंने भी कहा कि पंचायत चुनाव में बैलेट बॉक्स लूटने की कई तस्वीरें सामने आई थी। बात इतनी सी है, इस पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, आप नाराज हो जाते हैं मेरे सवालों से। मैं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय चुनाव के जो नतीजे आए, जब 600 से ज्यादा की सीटें टीएमसी जीतती है, समांतर में 19 सीटें बीजेपी की है, और ये 2023 का चुनाव आंकड़ा है, तो हम 2021 के आंकड़े को बोल करके कह रहे हैं कि बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। अरे यही ठीक है, मैं अकुश श्रीवास्तव जी की राय ले रहा हूं, उसके बाद संजय जी आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और तब लोगों को उम्मीद थी कि लोकसभा में सीटें आएंगी, और आई थी जी। ठीक है, प्रेम कुमार जी, चुके परिषद के चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया है, लोकसभा चुनाव में नहीं आएंगी। देखिए, मैं आपके दावे पर मैं अकुश जी से जवाब ले लेता हूं, आपने जो आंकड़ा पेश किया है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, हीट वेव चल रही है, 45-50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, तो हम लोग कोशिश ये करें कि अपना टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखें, और शारीरिक फायदा होगा। मैं ये विनम्र निवेदन कर रहा हूं, छोटे भाई के तौर पर भी आपको कह रहा हूं प्रेम कुमार जी, और सभी मेहमानों को। अकुश श्रीवास्तव जी, देखिए टेम्परेचर बहुत हाई है आजकल, चुनाव में भी, मौसम में भी, और प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि जो 2023 का आंकड़ा उसको रिलेवेंस में लिया जाए या 2021 और 2019 की बात की जाए। 2019 में जब बीजेपी 2 से 18 पर पहुंच गई, और 22 में जब इलेक्शंस हुए थे तो बीजेपी 5 से 73 पर पहुंच गई। देखिए, जहाँ तक टेम्परेचर का सवाल है तो चुरू में 50 डिग्री हो चुका है, फलौदी में भी। सर, मैं तो स्टूडियो में 50 फील कर रहा हूँ अभी, और दिल्ली में भी जो है 49 पहुंच चुका है। मैं तो स्टूडियो में 50 फील कर रहा हूँ अभी। प्रेम कुमार जी ने इतना टेम्परेचर एस्केलेट करवा दिया जी। जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं वो ठीक देख रहे हैं, क्यों हम लोग अपना बढ़ाएं। लेकिन ये बात सही है, जब आप लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा के चुनाव से तुलना करेंगे, आप उसको पंचायत चुनाव से या विधानसभा के चुनाव से नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि लोकसभा के चुनावों का असर आप देखना चाहेंगे, असेंबली चुनाव में वो दिखेगा। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती हैं तो तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी को असेंबली चुनाव में लड़ने के लिए 26 में जब भी होगा तो मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें 25, 26, 27 हो जाएंगी तो तय बात है कि असेंबली में भी उसका एक अलग उत्साह होगा, एक अलग माहौल होगा, एक अलग चीज़ होगी। भारतीय जनता पार्टी भी आज यही कर रही है, विधानसभा चुनाव को ज़्यादा देख रही है। वो उड़ीसा में समझौता नहीं हुआ तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो लोकसभा तक तो राजी थे, लेकिन वहाँ तो विधानसभा की भी इच्छा है ना, सबकी पार्टियों की बढ़ने की इच्छा है। तो ये चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, कांग्रेस को खाने वाले तो सब क्षेत्रीय दल है ना। इसमें कोई इतिहास भूगोल के जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर के, बंगाल से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, जहाँ चले जाइएगा सबको क्षेत्रीय दलों ने ही कांग्रेस को खाया, बल्कि कांग्रेस ने खाने दिया है। असली चीजें अपनी सत्ता में बने रहने के लिए सोनिया गांधी एंड कंपनी ने उसको खाने दिया है, उसको पार्टी सर लेटेस्ट उदाहरण तो आम आदमी पार्टी है, जो सिक्योरिटी दिल्ली पंजाब में सुपड़ा साफ, बिल्कुल
उसने दिल्ली में किया, पंजाब में किया, सब जगह यही किया उसने। आप उससे तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उससे तो कुछ लड़ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं वही है, शुरू वाली जो बात थी कि छुप छुप के कर रहे हैं वो हिसाब किताब। तो ये एक राजनीति का अजीबोगरीब दौर चल रहा है, जिसमें कांग्रेस के खास तौर से कांग्रेस को खोने के लिए, कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस का नेतृत्व ही जिम्मेदार है। और मुझे तो उससे ज़्यादा सोनिया गांधी जिम्मेदार लगती हैं, जिन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए पूरी तरीके से सिर्फ केंद्र में बनी रहे, बाकी चाहे कुछ भी होता जाए उनके ऊपर कोई असर नहीं रहा है। तो व्यक्तिगत परिवार के लिए ये हुआ, इसमें अब मैं बहुत साफ बात कह रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ प्रेम है कुमार जी, कि पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में दीदी डरी हुई हैं, उनको मुश्किल है, और इसी मुश्किल के तहत वो अपने पॉस्चरिंग बदलती रही हैं। ये था बात। ठीक है, पश्चिम बंगाल का अपना गढ़ सेव करना चाहती है। संजय चक्रवर्ती जी, आपका रिएक्शन, फिर प्रेम कुमार जी और माधवी जी आपके पास आ रहा हूं। मैं थोड़ा राम कृपाल जी से थोड़ा सा वो क्लियर करना चाहता था। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने एक कहानी सुनाई थी कि जब मैं छोटा था, मुझे ट्रेन में सीट नहीं मिलती थी, तो मैं ज्योतिष बन करके बैठ जाया करता था, और ज्योतिष के तो ज्योतिष हाथ देखता था तो लोग मुझे बैठने की जगह दे देते थे। तो राम कृपाल जी आज ज्योतिष बने बैठे हुए हैं यहाँ पे, और वो लोकसभा का चुनाव ना देकर वो विधानसभा का चुनाव देख रहे हैं। 2026 की बात कर रहे हैं, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। और वाकई में प्रेम कुमार जी, मैं बड़ी अच्छी बात कही कि लगता है सबको फ़ोन कर करके ने फोन कर बताया कि नहीं हम लोग विधानसभा की तैयारी करें, हम लोग विधानसभा। अरे भाई, लोकसभा चल रहा है भाई, कोई पंचायत चुनाव की बात नहीं चल रही है। लोकसभा चल रहा है, देश की चुनाव चल रहा है। तो देश की चुनाव में देश के चुनाव की बात होनी चाहिए, ना कि आने वाले समय में जो है 2 साल बाद कहाँ पे चुनाव होने वाला उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। मतलब कुछ तो, आप इतने सीनियर हैं, हम आपसे इतनी उम्मीद नहीं कर सकते कि आप एक तरफा इस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे और इस तरीके से बातें करेंगे। और वही जल्दी से संजय जी, जल्दी से अभी संजय जी बता के जा रहा हूँ, बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस नहीं करने वाली। जी ठीक है, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब 9 सीट से ऊपर नहीं जाएगी, 18 सीट मौजूदा दौर में। राम कृपाल जी का रिएक्शन, माधवी जी के पास आ रहा हूं। राम कृपाल जी, एक लाइन, ये मुझे कह रहे हैं कि मैं भविष्य वक्ता हूं और ये बता रहे हैं बीजेपी डबल डिजिट में आएगी। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे आप भविष्य देख रहे हैं वैसे मैं भी भविष्य देख रहा हूं। 4 तारीख को आप लिख लीजिए इसको, हम क्या कह रहे हैं। एनडीए की सरकार बन रही है, ममता बनर्जी जान रही हैं, और आप लोग कांग्रेस को निपटाने में लगे हैं। ममता बनर्जी अपना कार्ड लगा के है कि एनडीए में जाना रहेगा कि इंडिया अलायंस में। जिस समय डिबेट हो, राम कृपाल जी के साथ मुझे जरूर बैठा लिएगा। 4 तारीख को जब मैं 100% गारंटी देता हूँ, मैं 100% गारंटी देता हूँ, और ये मेरी गारंटी है। देखिए, चुनाव में इस बार वैसे भी बात गारंटी की है, मैं 100% गारंटी देता हूँ संजय जी आपको। संजय जी, मैं 100% गारंटी देता हूँ। वैसे रामकृपाल जी बुरा मत मानिएगा, संजय भविष्य देख सकते थे या देख सकते हैं। आप जहां पर इसको ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं। बात महाभारत काल की, मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करता। माधवी अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। माधवी जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क क्या है पश्चिम बंगाल को लेकर? बिल्कुल, मैं भी इस बात को बोलना चाहूंगी कि 4 तारीख को हम फिर डिबेट करेंगे और इस पे चर्चा होगी कि कैसे, और ये लोग रोएंगे कि ईवीएम खराब थी, ईवीएम के साथ घपला हुआ, पर ये भूल जाएंगे उस समय कि इन्होंने कितने दावे किए थे, कितना इन्होंने सीना ठोका था। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि आप लोग आश्वासित रहें, और भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है, और देश की जनता उनको पूरा प्यार और समर्थन और मौका देगी इस बात। नहीं, लेकिन हो सकता है तब उस दिन प्रेम कुमार जी नाराज हो जाए, बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ी थी। मैं पूछूंगा तो क्या कह रहे, पूरा चुनाव रिग्ड था। प्रेम कुमार जी इस तरह का एलिगेशन तो नहीं लगाएंगे आप उस दिन फिर? 4 तारीख को देखिए, आज तो नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट को देखिए, वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है। इसका मतलब है 100% चुनाव वो जीत रहे हैं, जैसे गुजरात में जीतते हैं, राजस्थान में जीतते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि बाकी सभी जगहों पर मान लीजिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, 70% जीत जाएंगे, 42 में 30 सीट आ जाएगी। इससे भी अच्छी उम्मीद करते हैं क्या कोई भी इस पैनल में बैठे हुए? अगर 70% आ गया तो क्या आप मध्य प्रदेश में 20 सीट ला रहे हैं, 18 सीट ला रहे हैं, राजस्थान में 20 सीट ला रहे हैं, 70% ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यह मान लिया है कि पूरे देश में उनके खिलाफ आंधी चल रही है, और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वो पश्चिम बंगाल में करने जा रहे हैं। जी अक्कू जी पर इसका जवाब चाहेंगे? अक्कू जी, आप प्रेम कुमार जी की बात पे क्या कहेंगे? फाइनल रिमार्क आपका क्या है इस बारे में? देखिए,
नहीं प्रेम कुमार, मैं प्रेम कुमार जी की बात का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है तो क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो किसी के 95% आते हैं, किसी के 94.5 आते हैं, किसी के 93.5 आते हैं, किसी के 90। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा 33% पे हो जाए। हमारे आपकी तरफ से हमारा आपने जब एग्ज़ाम दिया था तो हम लोग 33% में पास हो जाया करते थे, 40% पे घर में मिठाइयाँ बढ़ जाती थी, 56% हमारे आए थे इंटरमीडिएट में तो गुड सेकंड डिवीज़न थी, उसमें मिठाई बढ़ गई थी। आज वो 90% भी आते हैं तो नहीं मिठाई बढ़ती है। तो इसी तरीके से राजनीतिक भी देखता आज की तारीख में कि उसको कहाँ कितना अच्छा और मिल सकता है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा सफलता वहाँ मिलेगी। ये कहा, इसको ऐसा नहीं कह सकते कि विफलता वहाँ मिलेगी जो हमारे मित्र प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। अब वो अपने हम लोग अपने काल को देख लें तो ज़्यादा ठीक होगा।